हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। तो ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है यूनिट नंबर 1 का, और इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे रिगार्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, जो कि है एटम्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ये चैप्टर का, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। तो जनरली हमें पता है बेसिकली दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं। फर्स्ट होता है जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं। अब कंडक्टर यानी क्या कि जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हो। तो ओवर हियर आई हैव रिटन हुज कंडक्टिविटी मींस सिग्मा इज मैक्सिमम। कंडक्टिविटी ज्यादा हो, अगर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है तो रेजिस्टिविटी कैसी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर लिखा है रेजिस्टिविटी इज मिनिमम। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन से हो सकते हैं? आपको मालूम है कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, आयरन है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब दूसरे तरीके का जो मटेरियल आता है उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। अब इंसुलेटर यानी कैसा मटेरियल कि जिसका कंडक्टिविटी सबसे कम और रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा। तो ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर बोलते हैं। अब कौन से इंसुलेटर आते हैं? आपको पता है वुड है, रबर है, प्लास्टिक है, वगैरह वगैरह। दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। अब तीसरा भी एक मटेरियल आता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है और जिसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, और ये जो मटेरियल है उसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर यानी कैसा मटेरियल कि हुज कंडक्टिविटी इज लेस देन द कंडक्टर बट मोर देन द इंसुलेटर। अगर रेजिस्टिविटी के फॉर्म में आपको बोलना है तो हुज रेजिस्टिविटी इज लेस देन इंसुलेटर। इंसुलेटर से कम रेजिस्टेंस होता है उसका और कंडक्टर से ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। उसके एग्जांपल्स में बेसिकली दो ही एग्जांपल्स आपको पढ़ने हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है। अच्छा, तो यहां पे ये जो सेमीकंडक्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उसमें ये सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, यानी ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है। सो इसलिए हमें ये जो मटेरियल्स है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके बाद हम देखेंगे एटॉमिक एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे आपको एटम का पूरा स्ट्रक्चर समझाना है। अब यू नो वेरी वेल दैट जितने भी मटेरियल है दे आर मेड विद द हेल्प ऑफ अ एटम। तो एक मटेरियल आपके पास है तो उसके अंदर बहुत सारे एटम है, आपको पता है। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोहर। तो उन बोहर ने ऐसा बोल दिया कि जो भी हमारा एटम है उसका जो मास है, टोटल मास एटम, एक एटम का टोटल मास, इट इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। पूरा का पूरा मास सेंटर पे कंसंट्रेट किया गया है और वो सेंटर को बोलते थे सेंट्रल कोर। ये सेंटर पे कंसंट्रेशन है पूरा मास का, जिसे हम सेंट्रल कोर बोलते हैं। क्यों सर पूरा का पूरा मास सेंट्रल पे कंसंट्रेट किया गया है? बिकॉज जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही ज्यादा कम है। यू कैन निग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये जो भी न्यूक्लियस है सेंटर पे, सेंट्रल कोर पे, उसके अंदर दो एलिमेंट्स है। कौन से? एक तो है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। और ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास है वो बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। दैट इज व्हाई ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर व्हिच इज नोन एज सेंट्रल कोर। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड वन फिक्स पाथ एंड दैट फिक्स पाथ इज नोन एज ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास जो भी फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही हमारे प्रोटॉन भी होंगे। क्यों? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। तो जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन, सो हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा मटेरियल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है। अच्छा, बाद में हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में समझने। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो यहां पे लिखा है इट हैज द नेगेटिव चार्ज। अब कितना चार्ज होता है इस पे ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है वो आप ई से भी डिनोट कर सकते हो या ई माइनस से भी डिनोट कर सकते हो। अब मास जो इलेक्ट्रॉन का है बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि 1830 टाइम्स लेस है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन।
कितना मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अब प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कहां पे होता है? प्रोटॉन होता है सेंटर पे, न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हम सेंट्रल कोर बोलते हैं। अब प्रोटॉन का कैसा होता है चार्ज? पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है प्रोटॉन का चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, लेकिन प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। और उसका सिंबल आप पी भी बना सकते हो, पी प्लस भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और इसके मास की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है, जो कि है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अब जो न्यूट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसकी अगर बात करें तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल है, और उसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज्यादा है, जो कि है 1.975 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद दूसरी एक न्यू टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं फ्री बोल लो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहां पे लिखा है वैलेंस और फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, लेकिन यहां पे हम ऐसा समझेंगे फ्री और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है। लेकिन व्हेन वी विल स्टडी फर्दर इन दिस चैप्टर देन वी विल रियलाइज कि हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन अलग है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस बैंड में होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्शन बैंड में होते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी क्या? जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम फ्री या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे कि यहां पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी है? ये वाली। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कौन से है? फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का रोल प्ले करते हैं। तो यहां पे लिखा है दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट दी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा, यानी कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी अगर ज्यादा है उसका क्या मतलब निकलता है कि उसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो कंडक्टर हैज मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज एटॉम साइज इज लार्ज। अब क्यों ज्यादा है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन? क्योंकि उसका एटम का साइज लार्ज है। तो यहां पे मैंने कंडक्टर एटम का साइज कुछ इतना बताया है। तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा खुद की डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसका साइज लार्ज है तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो दैट न्यूक्लियस इज नॉट केपेबल टू अप्लाई फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ये एट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा नहीं लगा पाएगा, तो इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से इंसुलेटर है, उसके पास बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्यों? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अब क्यों इंसुलेटर के पास कम इलेक्ट्रॉन है? बिकॉज एटम साइज ऑफ इंसुलेटर इज वेरी मच लेस। तो यहाँ पे इंसुलेटर का एटम साइज कुछ इतना बना के रखा है। अब इसके सब पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसका एटम का साइज कम, तो ये डिस्टेंस जो है ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का बहुत कम है। तो ये न्यूक्लियस फुल एट्रैक्टिव फोर्स से ये आउटर मोस्ट शेल और या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है इसको पकड़ के रखेगा, यानी इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। इसको अगर हम कुछ एनर्जी देंगे तो सपोज करते हैं इसको अगर हमने दी 3 इलेक्ट्रिक वोल्ट एनर्जी, ठीक है, यहां पे हमने दी 3 इलेक्ट्रो वोल्ट एनर्जी, तो यहां पे इतनी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। लेकिन यहां पे एट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, क्यों? साइज कम है एटम का, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाएगा। उसके लिए सपोज करते हैं कि 30 इलेक्ट्रो वोल्ट जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये फ्री बनेगा। इसका मतलब इंसुलेटर के पास कम फ्री इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब कंडक्टर के पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा कुछ कंडक्टर है हमारे पास जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसके अंदर ये छोटे छोटे क्या बना के रखे हैं? इलेक्ट्रॉन्स बना के रखे हैं। अब यहाँ पे प्लस यानी ये इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, ये डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन है वो कहां से बाहर आएंगे? यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आना शुरू हो जाएंगे। और यू नो वेरी वेल क्या कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन की फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये डायरेक्शन में है तो करंट हमारा ये डायरेक्शन में कुछ ऐसा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सारी बातें थी एटम एंड इट्स structure. So now I would like to end this video. So till then, read hard, work hard. Thank you very much.